मार्कंडे मिशन के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आई केम बिफोर यू टू मेक यू अवेयर एंड अलर्ट अबाउट अ वेरी सेंसिटिव इशू। द स्लोगन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हिज ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी क्रॉस द 400 पार का यह नारा जो दिया जा रहा है, इस नारे का औचित्य क्या है? क्या हमें किसी को ऐसी शक्ति देनी चाहिए, या जब कभी ऐसी शक्ति लोकतांत्रिक देशों के नेताओं को मिली है तो उन्होंने क्या किया है? इन सब को लेकर एक स्पष्ट राय बताने की कोशिश में मैं आपके बीच हूँ। दोस्तों, यह देश पिछले 250 सालों से मौलिक रूप से कहा जाए तो इसकी राजनीति के आधार दो ही विषय वस्तु रहे हैं, एक मुसलमान और दूसरा आरक्षण। पिछले 250 सालों में इन दोनों मुद्दों से खेलने का मौका मुख्य रूप से 3 ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है: ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस और बीजेपी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मामले को अपनी तरह से भुनाया। 1906 में मुसलमानों की पार्टी बनवाई, उसके बाद 9 में उनको स्पेशल इलेक्टोरल दिया गया और यहीं से देश में मुसलमान और आरक्षण का जो मुद्दा था वह राजनीति का केंद्रीय तत्व बन गया। इसके बाद 1932 में दलितों के लिए भी स्पेशल इलेक्टोरल आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और उसका किसी तरह से महात्मा गांधी ने अपनी जान की बाजी लगाकर पूना पैक्ट में उसका पट्टाछेप कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी देश की राजनीति का मौलिक बिंदु आरक्षण और मुसलमान ही बना रहा, जिसका एक अध्याय आप 1947 में पूरा होते हुए देख सकते हैं, जहां भारत ने अपनी आज़ादी पाई और मुसलमानों ने अपना देश। उनके लिए अपना देश अलग बना लेना ही आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। यह आज़ाद भारत में, डेमोक्रेटिक इंडिया में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में पहला चुनाव 1951-52 में हुआ, क्योंकि 2 सितंबर 1946 को जो एंट्रीम गवर्नमेंट बनी थी वो तो एक तरह से पावर ऑफ ट्रांसफ़र था और कांग्रेस को सत्ता एक तरह से गिफ्ट के रूप में मिली, जिसको उसने सबके साथ शेयर करने का भी प्रयास किया। और उसी का परिणाम था कि अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग भी उस प्रथम मंत्रिमंडल के मानद सदस्य रहे। लेकिन जब देश में पहली बार चुनाव हुआ 1951-52 में, तो उस चुनाव में फिर से केंद्रीय भूमिका मुसलमान ही मुद्दा बने रहे। तो तत्कालिक परिस्थितियों में जिस तरह से नेहरू जी ने अपने प्रथम आम चुनाव में धर्मनिरपेक्षता को भारत की मूल पहचान के रूप में स्थापित करने के लिए एक अप्रतिम योद्धा की तरह चुनाव में डटे रहे और हर हाल में उन्होंने दुनिया को और भारत को और पाकिस्तान को भी, सबको ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि से कोई समझौता नहीं करेगा। और इसी मुद्दे पर चुनाव हुआ और भारत के जनमानस ने उनकी इस भावना का बड़ा कद्र किया और उनको शानदार विजय दी। तो दोस्तों, मुद्दा अब ये बनता है कि आखिर 1947 में जब देश का विभाजन मुसलमानों के नाम पर हुआ और फिर उसके बावजूद भी मुसलमान एक मुद्दा बने हुए हैं, आखिर इस मुद्दे का पट्टाछेप क्यों नहीं हुआ? तो इसके बहुत सारे आयाम हैं और इसके लिए बहुत सारे लोगों को, संगठनों को जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन आज 2024 के चुनाव में आप यदि देखें तो आप फिर वहीं खड़े हैं जहां से आपने डेमोक्रेटिक इंडिया की राजनीति शुरू किया था।
या यूँ कहिए कि अपना फ्रीडम स्ट्रगल जहाँ से शुरू किया था, वहाँ भी मूल मुद्दे आरक्षण और मुसलमान थे, और आज भी मूल मुद्दा आरक्षण और मुसलमान है। तो ये आरक्षण और मुसलमान का मुद्दा मूल रूप से अभी तक देखा जाए तो पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बाद में कांग्रेस के द्वारा, और अब बीजेपी के द्वारा इसका पूरा उपयोग किया गया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन मुद्दों का अंत कर दिया जाए और देश की राजनीति को मौलिक मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर लाया जाए। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक ये मुसलमान और आरक्षण नाम के इन दो मुद्दों का पट्टाक्षेप नहीं होता है, तब तक इस देश की राजनीति विकास पर आधारित या जन सरोकार पर आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो मुद्दे इतने संवेदनशील और इतने शक्तिशाली साबित होते हैं कि सरकारें बहुत कुछ बेहतर करने के बावजूद भी अपने किए गए कार्यों के आधार पर चुनावी मैदान में टिक नहीं पाती। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है 2004 का चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया के नारे से आगे आए और बिल्कुल विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और 5 सालों तक शानदार सरकार चलाने के बाद वो 2004 का चुनाव बुरी तरह हार गए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में क्या किया, नहीं किया, हर व्यक्ति का अपने स्तर पर इस पर राय हो सकता है, लेकिन ये चाह कर भी अपने किए गए कामों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि एन केन प्रकारे न चुनाव में इन दो शक्तिशाली और संवेदनशील मुद्दों का समावेश हो जाता है, और इसके बाद आप चाह कर भी जन सरोकार के मुद्दे पर वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो दोस्तों, इन दो मुद्दों के साथ मैं अब एक तीसरा मुद्दा जोड़ देता हूं, जो 250 साल नहीं 500 साल से भारत की राजनीति का धूरी रहा, और वो है राम मंदिर। तो इन तीनों मुद्दों से ब्रिटिश गवर्नमेंट, औपनिवेशिक भारत ने भी खूब खेला, कांग्रेस ने भी इनको खूब खेला, और बीजेपी भी इनको खूब खेल खा रही है। लेकिन एक अंतर दिख रहा है और बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने मंदिर के मुद्दे का अंत कर दिया। अब राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा है, वो 2024 तक ही मुद्दा रहेगा। किसी को इस बात पर अब कोई शक नहीं है कि 2029 के चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं होगा। लेकिन मंदिर मुद्दा हो सकता है, क्योंकि समय रहते इस मुद्दे का पट्टाक्षेप नहीं किया गया, इसलिए इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में मथुरा और काशी के मुद्दे भले दिख जाएं, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर जो एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा था 500 साल से भारत की राजनीति में, उसका अंत बीजेपी ने कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि आरक्षण और मुसलमान नामक मुद्दे का भी सदा के लिए अंत कर दिया जाए, तो मेरा यह मानना है कि यह 400 पार का नारा पूर्ण होना चाहिए। दरअसल बीजेपी ने या प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा बाद में दिया है। पहला नारा है बीजेपी को 370, हमने 370 को डिस्पेल किया, हमको 370 जनता देगी। ये कहने के साथ कहा जा रहा कि एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370। बीजेपी को 370 क्यों चाहिए? 272 पर ही सरकार बनती है, अब भी 303 आपके पास है, 272 पर सरकार बन जाती है, 303 आपको मिला हुआ है। लेकिन अगली बार आप डिमांड कर रहे हैं कि हमको हर हाल में 370 चाहिए, 370 प्लस चाहिए। तो इस 370 प्लस के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है।
या कुछ लोग इसको बहुत बड़ी साजिश भी कह सकते हैं। ये अपना अपना नजरिया देखने का हो सकता है। चुनावी बयार के बीच ये बातें हो रही है, इसलिए किसी पर अपनी राय थोपने की कोशिश न करते हुए मैं सबको सम्मान देते हुए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। और स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी 370 प्लस इसलिए मांग रही है कि वास्तव में वो संविधान बदलना चाहती है। संविधान बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो इस संविधान को हटा देंगे, मिटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। इसमें कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, जिस प्रकार के बड़े परिवर्तन इंदिरा गांधी ने किए थे प्रिवी पर्स की समाप्ति को लेकर, बैंकों के नेशनलाइजेशन को लेकर, उसी तरह के कुछ बड़े परिवर्तन अब आरक्षण, मुसलमान आदि को लेकर हो सकता है। और इन बड़े परिवर्तनों के लिए बीजेपी के पास 2/3 लोकसभा के 545 सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अब यहां एक तीसरा पक्ष ये भी उठता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच भारत में जो रस्साकसी चली निर्देशक तत्वों को लेकर और फंडामेंटल राइट्स को लेकर, तो उस मामले में अंततः पट्टाक्षेप इस सहमति के साथ हुआ कि पार्लियामेंट को पावर है वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये अभी तक एक अंडरस्टैंडिंग है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जो बहुत सारे निर्णयों और बहुत सारे डिबेट्स और केसेज के बाद फाइनली ये सेटल्ड हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि संसद फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन संसद को यह ध्यान रखना होगा कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत आन पड़ी है, और यदि बीजेपी को 370 प्लस का संख्या बल लोकसभा में मिलता है तो ये इन कामों को करेगी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अंत में ये मान लिया था कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट को है, अगर 370 प्लस की संख्या बल के साथ मोदी देश में खड़े होकर के और ये प्रावधान कराते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी मान लेगा कि हां, संसद को बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज करने का अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई बड़ी समस्या आने वाली है, लेकिन देश की जनता को बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे पर सोच लेना है कि यदि हम 370 प्लस का सपना पूरा होने देते हैं मोदी जी का, तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके संभावित परिणाम में 2-3 बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, आरक्षण नाम के इस अति संवेदनशील मुद्दे का, जो हर चुनाव में विकास की राजनीति को पीछे कर देता है और खुद आगे बढ़कर पोलराइजेशन की भूमिका निभाने लगता है, और फिर चाहे अनचाहे सारे दल और सारे नेताओं को इसके इर्द गिर्द ही नाचना पड़ता है। तो इस आरक्षण नाम के मुद्दे का अंत हो सकता है, और इसका बहुत ही बेहतर समाधान नरेंद्र मोदी या बीजेपी लेड गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आरक्षण हर गरीब को मिलेगा, और जाति वाला, धर्म वाला,
समस्या इससे सदा के लिए अलग कर दिया जाए और ये परमानेंट अरेंजमेंट कर दिया जाए कि आरक्षण हर गरीब व्यक्ति को मिलेगा। जो भी असमर्थ है, जो भी असहाय है, जो भी मार्जिनलाइज है, उन सबको आरक्षण की सुविधा मिलेगी, चाहे उनका जाति, धर्म, नस्ल कुछ भी हो। ये प्रावधान बीजेपी कर सकती है और इस प्रावधान के साथ ही आरक्षण के मुद्दे का सदा के लिए अंत हो जाएगा। और आरक्षण के नाम पर आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था कि समाज के पिछड़े वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाना, वो उद्देश्य हासिल नहीं हो रहा है इसमें जाति का समावेश होने की वजह से। पिछड़े और दलित समुदाय में भी कई सेक्शन हैं, वहां 2600 तरह के लोग हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक के लोग हैं जो पिछड़े हैं, मार्जिनलाइज हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं। तो उसमें ए बी और सी आरक्षण के जरिए राजनीति में जगह बना लिया है और एक्स वाई और जेड शिक्षा और सर्विस के जरिए उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। अब चूंकि आधार राजनीति आरक्षण का जाति है, तो एक्स वाई जेड के ही जो लोग हैं, उनकी आगे की जो पीढ़ियां हैं, अब वही आरक्षण वाले जगहों को मिल जा रही हैं। और राजनीति में जो एबीसी थे, उनके ही लोग या उनके ही परिवार से संबंधित लोग राजनीति की जगह को खा पी के पचा ले रहे हैं। तो एबीसी के बाद डी को कभी मौका मिलेगा नहीं और एक्स वाई जेड के पहले कभी WUV को मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वे लोग समृद्ध हो चुके हैं, सशक्त हो चुके हैं और बेहतर रिसोर्स के साथ वो अपने संतति को तैयार करते हैं और फिर वो आरक्षण की सीट पर दावा करते हैं। तो फिर क्वालिफाई भी उन्हीं के लोग करेंगे। ये डी से लेकर W तक के जो लोग हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर हैं, उनको ये मौका ही नहीं दे रहे। एक बार जो आगे निकल गया, बस उसी की पीढ़ी निकली जा रही है और वही सारी जगहों पर काबिज हो जा रहे हैं। जाति के बेस को इसलिए हटाना जरूरी है। जो अमीर हो जाएगा, जो सशक्त हो जाएगा, जो मजबूत हो जाएगा, वो आरक्षण की श्रेणी से बाहर हो जाएगा, तब तो फिर दूसरे कमजोर को जगह मिलेगी। अब जाति का स्टिग्मा इसमें लगाए रहने से यह समस्या हो रही है कि जो एक बार आगे निकल गया, अब फिर उसी के पीढ़ी के लोग, उसी के परिवार के लोग आरक्षण वाली जगहों पर दावा करते हैं और स्वाभाविक है कि वे ही निकल जाएंगे। जो गरीब अशक्त हैं वो जहां हैं वहीं रह जाएंगे। तो इस आरक्षण और रिजर्वेशन का जो मौलिक उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसमें जाति का टैग लगा होने की वजह से। और अब कुछ लोग जबरदस्ती इसमें जो धर्म का टैग लगाना चाह रहे हैं, वो तो और विषाक्त रूप धारण कर लेगा। तो इस आरक्षण नाम के समस्या का भी, आरक्षण नाम के इस संवेदनशील अवधारणा का भी राम मंदिर की तरह ही सदा के लिए पट्टाक्षेप हो जाए, 370 के तरह सदा के लिए पट्टाक्षेप हो जाए। इसके लिए यदि आप इस कार्य को देश हित में मानते हैं, समाज हित में मानते हैं, तो आप इस बात की कोशिश करिए कि 370 प्लस मिले। और यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा करना गलत होगा, कुछ लोग तर्क देते हैं कि अन्याय जाति के आधार पर हुआ है तो आरक्षण भी जाति के आधार पर रहेगा। लेकिन यह मान लीजिए कि जाति के आधार पर आरक्षण जब तक रहेगा
तब तक कुछ लोगों का कल्याण हो चुका है और उन्हीं का कल्याण होता रहेगा। जो वास्तविक रूप से पिछड़े कमजोर तबके के लोग हैं, उनको आगे आने का मौका ये तथाकथित पिछड़ों में जो अगड़े हो गए हैं वो उनको कभी मौका नहीं देंगे। तो यदि आप राम मंदिर की तरह आरक्षण के मुद्दे का भी सदा के लिए अंत चाहते हैं, और यदि आपकी ये इच्छा है कि आगे आने वाला चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाए, शिक्षा के मुद्दों पर लड़ा जाए, स्वास्थ्य के मुद्दों पर लड़ा जाए, बेरोजगारी सिर्फ विरोधी दल का झुनझुना बन के न रह जाए, वह मूल रूप से राजनीति की विसावत का अहम मोहरा बने, तो आप 370 प्लस की शुभकामना स्वीकार करिए और इसमें अपना योगदान करिए। उसी तरह से मुसलमान नाम की समस्या, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत संविधान में लिखे जाने से धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ है, या नेहरू जी के चुनावी नारों से यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मिट्टी, हवा, पानी में है। हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा होने वाले हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में सहिष्णुता, टॉलरेंस की भावना निहित होती है, और ऐसा हमने नहीं कहा है। बाहर वाले जो स्कॉलर आए हैं, जिन्होंने भारत को देखा, समझा, जाना, उन्होंने ये कहा, ह्वेनसांग ने कहा, गजब का सामंजस्य है भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच में। महात्मा बुद्ध शान से खड़े होकर कहते हैं, मैं आत्मा और परमात्मा में कोई विश्वास नहीं करता, ये झूठी बातें हैं। अगर यही बात वो किसी दूसरे देश और समाज में कह रहे होते, जिस समाज और देश का आधार आत्मा और परमात्मा के विचार पर टिका हो, तो उसी समय उनकी जबान काट ली जाती। पूरी दुनिया के किसी भी कोने में उस देश और उस समाज के स्थापित मानदंड के खिलाफ इस तरह से खुलकर बोलने की आजादी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। और उनके बीच में सामंजस्य का दौर देखिए। एक वक्त ऐसा आया कि बुद्ध को हिंदुत्व के लोग पूजने लगे, और बुद्ध ने सबसे बड़ा आघात उस सो कॉल्ड हिंदुत्व पर ही किया था। तो सामंजस्य की इतनी बड़ी विरासत है हमारी। तो यदि आप चाहते हैं कि आरक्षण और मुसलमान नाम के इस विचार को सदा के लिए लॉक कर दिया जाए, तो यह काम अभी हो सकता है। यदि 370 प्लस बीजेपी को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में अपने को साबित किया है, उसके आधार पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वे इन कामों को कर सकते हैं, क्योंकि आना तो है मोदी को, ये सब मान रहे हैं। तो आना ही है तो इस तरह से लाओ कि जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे का अंत हुआ, जिस तरह से 370 का अंत हुआ, उसी तरह से कश्मीर के मुद्दे का सदा के लिए अंत हो जाए, मुसलमान के मुद्दे का सदा के लिए अंत हो जाए, आरक्षण के मुद्दे का सदा के लिए अंत हो जाए, और इनको एक सारगर्भित व्यवस्थित स्वरूप में सदा के लिए स्थापित कर दिया जाए। तो हर संवेदनशील नागरिक को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। 370 प्लस के नारे के पीछे मौलिक कारण यही है। कश्मीर, मुसलमान, 370, पीओके, आरक्षण,
जैसे मुद्दे हर चुनाव में संवेदनशीलता के उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी प्रेरणा इतनी गहनतर हो जाती है कि चाहकर भी सरकारें अपने कामों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो पाती या साहस नहीं जुटा पाती। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था आपको अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में 2004 में शाइनिंग इंडिया, 5 सालों का शानदार कार्यकाल और पूरी तरह से नैतिकता और देश के मौलिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत जब उन्होंने दिखाई तो उसका परिणाम जिस तरह से सामने आया था, बीजेपी ने उनसे सीखा है। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि वो चुनाव को फिर से कश्मीर, मुसलमान, आरक्षण, 370, पीओके, मंदिर के मुद्दे पर लाएं। लेकिन यही वक्त है जब इन मुद्दों का हम सदा के लिए अंत कर सकते हैं। समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 370 के पक्ष में खड़े हो जाइए या 370 प्लस के लिए अपना जी जान लड़ा दीजिए। आप अपनी राय स्पष्ट रूप से कायम कर लीजिए कि क्या आप इस तरह के परिपक्व निर्णय के पक्ष में अपना मन, अपना राय, अपना मत बना पाते हैं। और अगर नहीं बना पाते हैं तो खुलकर विरोध करिए। कहने का मतलब यह है कि अपनी आवाज को मुखर जरूर करिए। अब इसके लिए भाषण देना या YouTube पर वीडियो बनाना ही जरूरी नहीं है। इसका सबसे बेहतर जो स्वरूप है वह है आपका वोट देना। तो आप मतदान के इस प्रक्रिया में अपना योगदान जरूर दीजिए और योगदान बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचकर दीजिए। मुद्दा सिर्फ यही है कि देश के सामने ऐसा वक्त अब भी आ गया है जहां पर आरक्षण, मुसलमान, 370, पीओके और मंदिर जैसे मुद्दों का सदा के लिए समाधान ढूंढा जा सकता है और इनको एक बेहतर परिवेश में सदा के लिए संस्थागत रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप 370 प्लस के लिए तैयार हो जाइए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति का तमगा आरक्षण में लगा रहना चाहिए, धर्म को कभी भी आरक्षण के साथ टैग करने की आजादी मिली होनी चाहिए, कश्मीर का मामला यूं ही लटकता रहना चाहिए, तो आप दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं। लेकिन उस दूसरे विकल्प में अपरिपक्वता, असमंजस इतने बड़े स्तर की हो गई है कि उसको पाटने का क्षमता की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि उनके अंदर पैदा होगी। तो इन सारे इंफॉर्मेशंस के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि आप अपने आप को सोचिए, अपने स्तर पर चीजों को समझिए और अपना योगदान जरूर कीजिए, क्योंकि यह समय सामान्य नहीं है। इतिहास साक्षी है। मंदिर पिछले 500 सालों से, मुसलमान और आरक्षण पिछले 250 सालों से इस देश की राजनीति धुरी बने हुए हैं, इस देश की राजनीति के धुरी बने हुए हैं। और जब तक ये मुद्दे इस देश की राजनीति की धुरी बने रहेंगे तब तक इस देश में विकास की राजनीति नहीं होगी। आप चाहते हैं कि यदि देश में सरकार अपने काम के बल पर
चुनाव लड़े और काम के बल पर चुनाव लड़ने वाले यदि सही काम किए हैं तो विजय हासिल करें। ऐसी परिस्थिति यदि राजनीतिक रूप से इस देश में आप लाना चाहते हैं तो अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहूंगा कि आप अपनी राय कायम करिए और 370 प्लस के इस विचार को या तो स्वीकार करिए या अस्वीकार करिए और इसको स्पष्ट रूप से मतदान के जरिए बताइए। याद रखिएगा, कहीं राष्ट्रकवि ने ऐसी ही परिस्थितियों में चेताते हुए देश को सलाह दिया था, समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो मान्यवर, आज मेरा यही निवेदन था आप सबसे कि इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोच विचार कर अपनी राय कायम करनी है और एक बहुत ही सुअवसर के रूप में हमारे सामने यह चुनाव है जो एक विकल्प है, उसकी ओर देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं, धन्यवाद।